टॉपिक कौन सा है? षट चक्र का है। तो मैं फिर बताती हूँ कि कौन सा क्या है इसमें। देखिए, जो थर्ड यूनिट का जो फिर योगा फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन में जो हमारा 3.19 है, इसमें पंच प्राण भी हो गए। अब षट चक्र एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज, ये वाला टॉपिक है आज मेरा, षट चक्र एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। तो क्लियर? तो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। क्लियर? सबसे पहले होता है षट मीन्स क्या होता है, चक्र मीन्स क्या। षट का मतलब होता है 6 और चक्र मीन्स उसको हम कह सकते हैं सर्कल, वृत्त। अगर हम ये नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर हम योग की भाषा में कहेंगे तो योग के संदर्भ में उसके अकॉर्डिंग तो ये आ जाता है भंवर। ठीक है? तो कहते हैं कि ये अतीन्द्रिय जो शक्ति के चक्रवात होते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति, वो शक्ति जो आपको स्टोर तो है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। जैसे ड्राई लीफ में, सूखे पत्तों में अग्नि होती है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, तो अतीन्द्रिय शक्ति के क्या है, ये भंवर है। और इनमें एक विशेष तरंग के रूप में ये मतलब महसूस होती है, अनुभव होती है जब आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं। क्लियर? तो ये चीज बता रखे हैं। तो षट मने 6 और चक्र मने, हम अगर योग की भाषा में कहेंगे तो चक्रवात या भंवर। ठीक है ना? जैसे भंवर होता है, उसमें क्या होती है, सारी एनर्जी वो किसको कहाँ ले जाती है, कुछ भी जो चीज आती है पानी में तो अंदर की तरफ ले जाती है। तो भंवर है यहाँ पे, अतीन्द्रिय शक्ति है जो क्या करती है, अनुभव होती है विशेष तरंगों के रूप में। ठीक है? अब कहा जाता है कि इन चक्रों, ये कहाँ होते हैं, ये इन चक्रों का संबंध हमारे शरीर से होता है। हमारे जो ये इसकी स्थिति कहाँ होती है, हमारी पीठ में, स्पाइन में होती है। लेकिन ये कहाँ होती है, हड्डी के अंदर के भीतरी भाग में होती है। मतलब ये कहाँ है, ये सेंटर कहाँ है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें बहुत अंदर की तरफ होते हैं, बिल्कुल अंतिम छोर में ये पाए जाते हैं। और ये चक्र क्या है, ये चक्र जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये एनर्जी के केंद्र कैसे कह सकते हैं, जैसे बिजली का खंभा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल। तो जैसे खुदा ना खास्ता माधुरी जी के घर की अगर लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में कोई खराबी होगी तो आपको पता है कि आपका कनेक्शन किस पोल से है, आपके घर के बगल के पोल से होगा। तो जब वहां पोल लाइनमैन आके उस पोल को सही करेगा तो आपके घर में बिजली आ जाएगी। ठीक है? फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, मेरे एग्जाम्पल बड़े वियर्ड होते हैं, सिर्फ समझने के लिए होते हैं, उसको अप्लाई मत कीजिएगा। तो एक तरह से, और इसको दिल में मत लीजिएगा क्योंकि मैं एग्जाम्पल में सबके नाम लेते हुए चलती हूँ ताकि सब अलर्ट रही, कोई ये ना कहे कि हमारा नाम नहीं लिया। तो इसमें प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक तरह से जो चक्र के बिजली के वो खंबे हैं कि जहां से जो ऊर्जा जो होती है वो उस चक्र के अगल बगल के जो अंग है, सिस्टम है, ऑर्गन है, वहां सप्लाई होती है एनर्जी। अगर इस चक्र में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सप्लाई नहीं होगी उस अंग के पास, जैसे मैंने कहा था माधुरी जी के घर के बगल से जो पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, आपके यहाँ अगर वायर में कोई खराबी आ जाएगी तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो उसी तरह से हमारे उस सेंटर से जो एनर्जी उस अंग विशेष, जो उस चक्र के पास जो अंग है, ऑर्गन है, सिस्टम है, वहां जाती है। अगर और उससे जाके एनर्जी के जाने से क्या होता है, वो अंग जो होते हैं सही तरीके से काम करते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा है, अब ये किसके द्वारा जाती है, नाड़ियों के द्वारा। नाड़ियां जस्ट लाइक हमारी वायर। ठीक है? तो पहले मैं नाड़ियों का जिक्र में इसके बात करूंगी कि तो मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया वायर। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है, अगर आपको पता तार खराब होगी तो आपको तार बदलना पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि उस वायर में कुछ ना कुछ खराबी जाती है। लेकिन शरीर के अंदर उस वायर में खराबी क्या आती है कि उस नाड़ी में, उस वायर में कहीं ना कोई अवरोध हो जाता है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है। तो ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं चक्रों के बारे में बता रही हूँ कि कैसे उस चक्र से जो ऊर्जा है, वो बिजली के वो खंभे, तो कैसे उन अंग से संबंधित जो वहां पे एनर्जी फ्लो करते हैं ताकि वो ऑर्गन सही तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर? अब कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे चक्र, मतलब बहुत सारे हमारे शरीर में कई हजार होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन जो मेन चक्रों का वर्णन है इन्होंने षट चक्र बता रखे हैं। ठीक है? अब कहते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने बता रखा है कि हमारे शरीर में जो चक्र सबसे पहले बता रखा है, मूलाधार चक्र। मूल का मतलब होता है जड़, और आधार, जो जड़ का आधार है, तो मूलाधार चक्र। तो कहते हैं इस चक्र का संबंध हमारी मस्तिष्क की उन सुप्त केंद्रों से जुड़ा हुआ है। हमारे, जैसे हमने विज्ञान में पढ़ा है ना कि हमारे ब्रेन का जो कितना पार्ट सिर्फ एक्टिव है और बाकी कितना पार्ट हमारा सुप्त अवस्था में है। तो जो हमारे मूलाधार चक्र का जो संबंध है, तो इसका जो मस्तिष्क से कनेक्शन है, ठीक है, सुप्त जो सो रखे उससे कनेक्शन है। तो योग के बल में हम क्या करते हैं, हम चक्रों को
जागृत करते हैं ताकि वहां से जो नाड़ियों से बिजली का प्रवाह हो, ऊर्जा का प्रवाह हो और धीरे 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 हमारे मस्तिष्क के उस भाग तक पहुंचे जो किसी कारण से हमारे अभ्यास के अभाव में वो सुप्त थे। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि हमारा जो पहले मूलाधार चक्र, मूल माने जड़, आधार माने बेस, तो हमारा जो ये जो मस्तिष्क के उच्च जो चक्र होते हैं इनका संबंध क्या होता है हमारे मस्तिष्क के उन हायर उस स्टेज के जो केंद्रों से जुड़े होते हैं जो सुप्त हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मूलाधार की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर बताऊंगी। देखो आपको एज ए चार्ट कैसे बनाना बहुत इजी होता है, चार्ट बना के समझाना और पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करेंगे तो ये पुरुषों में कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है, इन्होंने कहा था कि आपके जो मलद्वार और मूत्र के जो बीच में जो होती है ग्रंथ, जो उन्होंने बता रखा है जो पीनियल बॉडी होती है वहां पाई जाती है, और महिलाओं में पाई जाती है गर्भाशय ग्रीवा में, इसकी स्थिति बता रखी है। क्लियर? अब कहते हैं कि ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप है। अगर हम मूलाधार चक्र की जो जागृति करने का सोचते हैं, समझने का सोचते हैं, तो स्पिरिचुअल जो पावर होती है उसको इंप्रूव करने का पहला स्टेप है। और इस चक्र का संबंध किससे होता है? मल मूत्र और प्रजनन अंग से संबंधित होता है। क्लियर? अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, ठीक है ना। अब कहते हैं इस चक्र पे ध्यान, अगर ऊर्जा यहाँ पे शक्ति क्षीण हो रखी है, सो रखी है, तो मनुष्य की जो आदत होती है ना, जैसे कहते हैं पार्श्विक प्रवृत्ति, यानी कि ऐसे कार्य करना जो कि समाज के लिए उत्तम नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना राक्षस क्या कार्य करते थे, तो उसमें बताया जाता है। और जब हम अपने चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं, चक्र को जागृत करते हैं, यानी ऊर्जा जब बढ़ती है, तो ये मनुष्य को क्या करते हैं? आध्यात्मिक प्रगति की तरफ, प्रगति यानी प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। जब ज्यादा बोलती हूँ ना तो मेरे जबान और दिमाग में कंट्रोल रहता है। अगर प्रगति की जगह प्रकृति निकल जाए तो समझना प्रगति यानी प्रोसेस है, ठीक है, प्रोग्रेस, सॉरी प्रोग्रेस, ठीक है। तो जब इसमें हम ध्यान करते, फोकस करते, धीरे धीरे से जागृत करते, तो क्या होता है, ये हमारी जो होती है ना, हमारा जो मोरल वैल्यूज का है, या हमारी बुद्धि के स्तर को, लेयर को बढ़ाती है। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा प्रजनन और उत्सर्जन से इसका संबंध होता है। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। ये कहाँ पाया जाता है? फिर मैंने कहा था चक्रों की स्थिति कहते हैं रीढ़ की हड्डी की तरफ, सोलर फ्लेक्सस कहते हैं, यानी ऊर्जा के केंद्र। तो दूसरा मैंने बताया था ये इसका ये होता है हमारे जो कोकिक्स के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना, मूलाधार चक्र के पास में पाया जाता है। तो इन्होंने बता रखा, और इसका संबंध होता है सैक्रल प्लेक्सस से होता है। ये जो होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है मनुष्य के अचेतन मन को। अचेतन, देखो चेतन को मतलब जानना, अचेतन जो अभी जाना नहीं है, ठीक है ना। तो जब शक्ति आप वहां तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति किसी चीज को नहीं समझता। जब हम अपने शक्ति का जागरण करते हैं, ऊर्जा का जागरण करते हैं, जब वहां तक पहुंचते हैं, तो उस अंग से संबंधित क्या होता है, मस्तिष्क के जो केंद्र होते हैं धीरे धीरे खुलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे अचेतन मन भी चेतन में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो मैंने पहले क्या बताया कि स्वादिष्टान चक्र का संबंध क्या होता है? अचेतन मन से इसका संबंध है। तो तीसरा चक्र होता है हमारा मणिपुर चक्र। तो ये भी मैंने कहा हमारी नाभि में होता है, लेकिन कहाँ होता है? पीठ के पास, पीठ की तरफ। ओके, जैसे मैंने कहा था रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंदर की तरफ पाया जाता है, नाभि के पास और पीठ की तरफ। ओके, ठीक, नाभि के पीछे। अब इसका संबंध किससे होता है? सोलर फ्लेक्सस से होता है। अब सोलर फ्लेक्सस, सोलर का मतलब होता है ऊर्जा। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है? हमारे ताप को और हमारे भोजन में, पाचन क्रिया में इसका बड़ा रोल होता है, यानी कंट्रोल करता है। क्लियर? चौथा बताया इन्होंने अनाहत, अनाहत जिसका कभी आघात ना हो। अगर यहाँ खुदा ना खास्ता कोई आघात होता है तो व्यक्ति मृत्यु को तुरंत प्राप्त करता है। तो चौथा चक्र हमारा होता है अनाहत चक्र। इसको हम कार्डियक फ्लेक्सस कहते हैं। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? हृदय के पीठ में, ठीक है ना, हृदय के ठीक पीछे पाया जाता है। क्लियर? तो ये चीज है। और इसका संबंध किससे होता है? जैसे मैंने कहा हृदय के पीछे की तरफ, तो इसका संबंध हमारा होता है, जैसे मैंने पहले कहा था अनाहत जिसका कभी आघात ना हो। तो ये हमारे हार्ट और हमारा लंग्स से संबंधित जो भी कार्य होता है तो इसके द्वारा होता है। ये कार्य, ये ऊर्जा देता है और इस अंग से संबंधित सारे कार्य सही ढंग से होता है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ेंगे विशुद्धि चक्र। तो ये हमारे कंठ में, जैसे मैंने बताया ना, उज्जाई का ये यहाँ पे जो गड्ढा होता है, इसके ठीक पीछे की तरफ इसका स्थान होता है। तो ये इसका संबंध, इस चक्र का संबंध होता है सर्वाइकल से। ठीक है, तो ये थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उनकी क्रियाओं को ये बैलेंस करता है। ओके, आगे चले। अभी सिर्फ बेसिक चीज समझा रही हूँ कि क्या चीज है। छठा आता आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आईब्रो के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से होता है। अब पीनियल ग्लैंड क्या होता है? जब इस चक्र की जागृति होती है, जब यानी चक्र जागृत होकर शक्ति यहाँ तक आ जाती है, तो व्यक्ति जो होती है ईश्वर के समान कहा जाता है। कि यानी कि इस चक्र के जागरण से मनुष्य में क्या होती है?
जो काम वृत्तियां होती है, काम का मतलब देखिए मेरे सब्जेक्ट थोड़े बोल्ड भी होते हैं तो इसको अदर वे में मत लेना, मैं बहुत बोल्डली भी अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। कई लोग काम को एज अ सेक्स से रिलेटेड करते हैं, तो काम को हमेशा सेक्स से नहीं, काम का मतलब है इंद्रियों को तृप्त करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ये चीज, तो काम ने इंद्रियों को तृप्त करना। तो इस प्रवृत्ति में जो आदतें होती है इसमें कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये चीज उन्होंने बता रखी है। और हमारी जो होती है ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा, क्लियर। अब कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का हर पार्ट एक्टिव हो जाए, जैसे विज्ञान क्या कहता है, जैसे इतने 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, इतना पार्ट एक्टिवेट है। साइंस भी कहता है 90 जो बिलियन है वो इनएक्टिव है, सिर्फ 10% जगा हुआ रहता है, ठीक है। और 10% में भी हर किसी का नहीं जगा रहता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, ठीक है। तो जो हम चक्रों की जागृति करते हैं, जैसे मैंने कहा था, इनके जो एंड पॉइंट होते हैं हमारे मस्तिष्क में, जब हमारी एनर्जी, जब चक्र जागृत होंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो जिस चक्र का संबंध, जो नाड़ियां हमारे मस्तिष्क तक जाती है, तो धीरे धीरे उसमें कंपन होने लगता है, और क्या होता है हमारे मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स, अगर हम विज्ञान की बात करें, आज की बात करें, तो न्यूरॉन्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। और अध्यात्म की बात करें, जो सुप्त चेतनाएं धीरे धीरे वो भी जागृत होने लगती है। तो क्लियर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज बता रखा है। अब ये यहाँ तक कैसे जाएगी, जिसमें मैंने कहा था हमारी जो एनर्जी, जो ऊर्जा यहाँ तक कैसे जाएगी, ये नाड़ियों के द्वारा, जिसमें मैंने कहा था ना, मैं बाद में बताऊंगी, सिर्फ नाड़ियां जस्ट लाइक अ फ्लो, वो वायर है जिसके द्वारा जो हमारी जो एनर्जी है आगे की तरफ बढ़ती है। और कहते हैं मस्तिष्क तक पहुंचा, हमारा आगे चक्र तो हो गया, इसके बाद भी 2 चक्र मेन होते हैं, एक होता है हमारा बिंदु चक्र, एक होता है सहस्त्रार चक्र। बिंदु चक्र वो होता है, पंडित जब पहले अक्सर देखते होंगे, जब बाल मुंडन होता तो हिंदू धर्म में क्या होते हैं, थोड़े से बाल छोटे जाते हैं, तो उसे शिखा कहते हैं, यानी छोटी। और बिंदु चक्र का क्या होता है कि यहाँ से जो अमृत होता है, ये नाभि में जाके, अग्नि में जाके नष्ट हो जाता है, तो ये अमृत का केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा सहस्त्रार, कपाल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शक्ति का एंड पॉइंट होता है, यहाँ यानी शक्ति का मतलब, शक्ति का एंड पॉइंट कैसा होता है कि यहाँ शक्ति जो एनर्जी होती है पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ एनर्जी की जो यात्रा खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ जहां उसे पहुंचना होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वहां जाके पहुंच जाती है, क्लियर। तो ये चीज बता रहेगा। और ये परम चेतना का प्रतीक होता है, हाई लेवल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये चीज बता रखा। अब कहते हैं कि जो यहाँ का संबंध, अगर विज्ञान की बात करूं कैसा है, तो जो यहाँ का संबंध आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, शरीर की सारी ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, जो मैंने बेसिक चीज समझा रही थी, तो क्लियर आया। तो जागरण जब हम देखो, चक्र जस्ट लाइक अ दरवाजा, और शक्ति क्या है, जो हम कहते हैं ना, हर व्यक्ति में हर जगह एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को लेवल को हमें कहाँ पहुंचाना है, सहस्त्रार में स्थित शिव तक पहुंचाना है। यानी कि अगर शक्ति हमारी कहाँ पाई जाती है, वो हमारी चित्रणी वज्रणी ब्रह्म नाड़ी के अंदर, मूलाधार चक्र के पास जो होती है ना अंदर, उसमें सुप्त सोई भी रहती है। तो शक्ति को, चक्रों को, भाई आपको अगर टॉप टेरेस में जाना तो आपको क्या करना है, दरवाजे खोल देंगे, तो दरवाजे जस्ट लाइक अ चक्र। और जो शक्ति है जो सो रखी है मूलाधार में, वो एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हिलाना है, जगाना है, और धीरे धीरे क्या कराना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो वो शक्ति जो है, वो हम उसे आत्मा कह सकते हैं, अपनी कह सकते हैं, व्यक्त कह सकते हैं। और जो सहस्त्रार में स्थित शिव है, उसको हम कह सकते हैं अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देती, यानी कि अपनी आत्मा को कहते हैं ना, यूनिवर्स, इंडिविजुअल सोल टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोल टू सुप्रीम सोल, या चेतना के निम्न स्तर को चेतना के उच्च स्तर तक मिलाना। क्लियर, यहाँ तक समझ आए। अब ये एनर्जी कैसे ऊपर जाती है, मतलब ये जो ऊर्जा है ये कैसे ऊपर जाती है, ये जाती है नाड़ियों के द्वारा। नाड़ी किसे कहते हैं, जैसे मैंने सिंपल भाषा में बोला था, जो वायर होती है, अगर हम इसकी भाषा में कहेंगे प्रवाह, यानी कि एनर्जी को ले जाने वाला प्रवाह, नाड़ी का शब्द था प्रवाह, जिसके द्वारा हमारी जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ जाए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, जिसमें से 14 में से 10 में से 3 मेन है, जैसे आपने सुना है, पढ़ा है, आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना। अब ईड़ा नाड़ी क्या होती है, ये आपकी मानसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला नाड़ी आपकी प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और सुषुम्ना नाड़ी ये आपकी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर ले जाने का मार्ग को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अभी जो मैं बेसिक चीज समझा रही थी, षट चक्र क्या है, षट चक्र में चक्र क्या है, शक्ति क्या है, और नाड़ी क्या है। क्लियर,
मैम ये थोड़ा एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का दोबारा बता दीजिए प्लीज। देखिए, नाड़ी जस्ट लाइक अ वायर। देखिए मैंने फिर कहा, जोड़ के प्रार्थना की, मेरी जो एग्जांपल बड़े वियर्ड होते हैं, समझ सकते हैं। जो नाड़ियां होती है वो रास्ते जिसके द्वारा एनर्जी यानी ऊर्जा जो होती है आगे की तरफ बढ़ती है। तो देखिए, राइट नॉस्ट्रिल RSS से करिए, राइट साइड की नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी होती है, यानी कि यहाँ से प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। जो लेफ्ट साइड की होती है ईड़ा नाड़ी होती है, ये मानसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। और मध्य में जो होती है, इस डायग्राम से अगर आप देखोगे, जो मध्य की जो होती है हमारी पीठों के बीचों बीच, देखो मूलाधार चक्र से क्या कहते हैं, इन्होंने बता रखा है ना, ये क्या होता है, ये बीचों बीच स्पाइनल में अगर नीचे गुदाधार से 3 अंगुल ऊपर करेंगे ना, तो बीचों बीच मध्य में हमारी जो सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना नाड़ी। अगर डायग्राम में पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं वो करके दिखा दूंगी, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड की जो होती है, जो हमारे लेफ्ट साइड से आती है, वो हमारी होती है ईड़ा नाड़ी, जो मानसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। और जो राइट साइड की होती है, ये हमारी पिंगला नाड़ी यानी कि प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब क्या होता है, जब हम चक्रों को जागृत करते हैं, यानी ऊर्जा को जागरण करते हैं, ऊर्जा का, तो एक पहले क्या था, हमने क्या कहा था, पिंगला राइट साइड में होती है और ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है। तो क्रॉस में जाती है, इस टाइप से, देखिए इस टाइप से जाती है। स्वादिष्टान में ऐसे गई, मूलाधार में तो यूं थी, अब ये ऐसे आई स्वादिष्टान में, फिर मणिपुर में वापस अपना कर्व ले लेती है। ये देखेंगे, अगर आप देखेंगे ऐसे क्रॉस में आती रहती है। मैं इसको क्लिक करके भी दे दूंगी, ठीक है ना। ऐसे में घूमते, जैसे डीएनए का आपने देखा, अगर आपने वो देखा होगा डीएनए का, अगर डबल लेयर डीएनए की अगर डायग्राम देखा होगा, तो ऐसे, तो इस टाइप से जाती है, ठीक है ना। जैसे मूलाधार में राइट साइड सूर्य नाड़ी राइट में होती है और चंद्र जो ईड़ा नाड़ी लेफ्ट में होती है, लेकिन स्वादिष्टान में क्रॉस में, फिर मणिपुर में अपने नॉर्मल स्थिति में, लेकिन आज्ञा चक्र में आके ये एक जगह स्थित हो जाती है, कि तीनों का संगम हो जाता है। क्लियर। तो ये इन नाड़ियों के द्वारा ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर। तो ये चीज है, इसलिए मूलाधार चक्र को कहते हैं, जो ये होता है, ये मुक्त त्रिवेणी कहते हैं इसको, और आपको आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहा जाता है, यानी कि तीनों एक हो जाती है, यानी कि संगम स्थल। ओके, तो यहां तक समझ आया। अब हमारा आता है कि हम ये, और कहा जाता है, रिसर्च बताती है, 2 सेकंड होल्ड कीजिए। सॉरी। अब रिसर्च बताती है कि जब हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, यानी कि कौन सी साइड, लेफ्ट साइड चलती है, तो हमारा ब्रेन का राइट साइड एक्टिव होता है। और अगर हमारी पिंगला नाड़ी चलती है, तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट एक्टिव होता है हमारे ब्रेन का। ये रिसर्च बताते हैं। क्लियर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब हम थोड़ा आते हैं, इतनी बेसिक चीज पता चल गई। अब मैं सीधे उसमें आ जाऊं, किसमें, चक्रों में। यहाँ तक जो बेसिक चीज थी कि चक्र का क्या रोल है और शक्ति क्या है, यानी कि हर व्यक्ति में एक शक्ति है, वो एनर्जी, अगर वो सो रखी होती है, अगर व्यक्ति उसको जगाने का प्रयास नहीं करता, तो मनुष्य की क्वालिटी क्या होती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, पार्श्विक प्रवृत्ति। और मैंने कहा जब हम जागृत करते हैं, तो धीरे धीरे चेतना का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, तो धीरे धीरे वो कैसा, स्पिरिचुअलिटी की पावर उसकी प्रोग्रेस होती रहेगी। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मूलाधार चक्र के बारे में आती हूँ। तो मूल माने, जब मैंने जैसे मैंने बताया, मूल माने जड़। क्लियर, ठीक है ना। अब कहते हैं, तो मूलाधार चक्र को जैसे अगर मैं बताती हूँ, तो मैंने एक चार्ट किसमें बता रखा है, मूलाधार चक्र किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मूलाधार चक्र करता है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी पृथ्वी तत्व की तन मात्रा क्या होती है, गंध होती है, गंध। और इसका ज्ञान कौन कराता है, नासिका कराती है। ओके। और इसकी कर्मेंद्रिय क्या होती है, गुदा द्वार होती है। ओके। देवी होती है लम। देखिए, अगर देवी को, तो अब मैं, कई चीज तो होती है ना, क्लास में समझाया जाता है, मैं उसको देवी को मैंने पूरा एक चार्ट बनाया था, लवर यह करके करा था। तो मूलाधार की जो देवी थी, लम थी, स्वादिष्टान की वम थी, और मणिपुर की रम एंड यम एंड हम, ये चीज थी। और जो देवता है इसके, गणेश जी इसमें बता तो रखे बीज मंत्र है ना, लम यम वम। सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट। मेरा दिमाग अभी थोड़ा इसकी जो डॉक्टर ललित कुमार शर्मा से याद करेगा, हाँ ठीक है, डॉक्टर ललित कुमार शर्मा से। तो जो पहली जो देवी है, डॉक्टर का डी आता है, डी का मतलब डाकिनी, थैंक यू, डाकिनी, ठीक है। और देवता इसके गणेश है। वाहन इसका क्या आता है, 7 सूंड वाला हाथी।
पहले इसको जैसे जैसे मैंने चार्ट बनाया है ना, तो इस चार्ट से देख ली। अगर आपको मैं वैसे क्लिक देखो, कई जो जिन्होंने एमए फर्स्ट ईयर किया तो उन्हें चार्ट का पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या कुछ है तो उनको मैं चार्ट क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है। या आप में से जिन्होंने बना रखा हो क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है कपिल जी। तो आपको तरीका ये रहेगा, ठीक है कपिल जी। जी मैम ठीक है, ओके। देखिए देवी को आप ऐसे याद करिएगा, डॉक्टर ललित कुमार शर्मा सीक्वेंस से, ऐसे में डॉक्टर DR का डॉक्टर हो गया, ललित का L हो गया, कुमार का K हो गया, शर्मा का SH हो गया। तो D फॉर डाकिनी, R फॉर राकिनी, L फॉर लाकिनी, K फॉर काकिनी, S फॉर हाकिनी, साकिनी एंड हाकिनी। तो इस टाइप से हम इसको ऐसा, ये मेरा अपना फंडा है, शायद आपका कुछ और हो, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर ललित कुमार शर्मा के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देवता इसको कहते हैं गणेश, और इसका वाहन जो होता है 7 सूंडों वाला हाथी। अब 7 सूंड किसे रिप्रेजेंट करता है? 7 सूंड कहते हैं सप्त धातु को रिप्रेजेंट करता है। सप्त धातु कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और लास्ट धातु शुक्र धातु। क्लियर कपिल जी? क्लियर। तो 7 सूंड का हाथी जी नहीं मैम, होता, लेकिन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 7 सूंड को, यानी कि सप्त धातु को रिप्रेजेंट करता है। और ये सप्त धातु का शरीर में बैलेंस होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, तो व्यक्ति ताकतवर होगा, बलशाली होगा, पुष्ट जिसे कहते हैं पुष्ट, यानी कि बलशाली, ताकतवर, तो इस तरह का कहा जाता है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बता रखी है। अब इसका जो बीज मंत्र होता है वो लम होता है, लम। अब इसका भी बीज मंत्र कैसे याद करेंगे? लवर यह करके, यानी कि मूलाधार का लम है, स्वादिष्टान का वम है, मणिपुर का रम है, और अनाहत का यम, और आपका विशुद्धि का हम। इसमें बिंदी जरूर लगेगी, तभी ये यम वम लम में आता है, क्योंकि जो बिंदी होती है इसमें आपके जो वो दिखाया जाता है कि यानी कि देवी को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, लवर यह है, तो सीक्वेंस में करना। लम किसका आएगा? आपका मूलाधार चक्र का। वम किसका आएगा? स्वादिष्ठान चक्र का। चार्ट की तरह अगर देखिए, कई लोगों ने जिन्होंने एमए कर का तो उनका चार्ट बना हुआ है। रम किस में आएगा? आपका मणिपुर चक्र में। यम किस में आएगा? आपका अनाहत चक्र में। और हम किस में आएगा? आपका विशुद्धि चक्र में, ठीक है ना। तो 5 चक्र में बीज मंत्र भी आ गए और देवी भी आ गई। आज्ञा चक्र में बस एक अलग है, वो हाकिनी है। क्लियर? अब हम आते हैं वायु। तो ये वायु होती है अपान वायु। क्लियर? कौन सी वायु है ये? अपान वायु। और कोश कौन सा? ये अन्नमय कोश। जैसे मैंने पिछली बार अन्नमय कोश बताया था ना, तो अन्नमय कोश है। अब देखिए, अब मैंने देखो चक्र यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलो कपिल जी। मैम ये विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो तो शायद ऊ है ना? विशु हम हा के ऊपर बिंदी। मैं इसको आपको ना क्लिक करके मैं इसका चार्ट बनाया होगा ना, कई स्टूडेंट ने, मैं फिर बना के आपको सेंड कर दूंगी इस उसमें, तो प्लीज देख ठीक है। लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको ओके ऐसे मैम। याद करना, ऐसे याद करना, लवर यहाँ करके इसका बीज मंत्र याद रखना, डॉक्टर ललित कुमार शर्मा के हिसाब से आप अपने देवियां याद कर लेना, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो कई चीज होती है ना, अगर चार्ट के हिसाब से आप करोगे तो बहुत चीज आप इसको अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझा सकते हैं, एंड शरीर के माध्यम से भी आप इसको समझा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी वायु कौन सी होती है? मूलाधार चक्र की वायु अपान वायु होती है। कोश कौन सा होता है? अन्नमय कोश, ठीक है ना। अब अन्नमय कोश कहता है आपके शरीर को पुष्ट करता है। अगर आप अपनी आयु के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, अपनी देह प्रकृति के हिसाब से भोजन खाएंगे, जैसे मैंने पहले कोश बताया, तो क्या होगी? आपकी धातु पुष्ट होगी, धातु पुष्ट होगी, और धातु भी फिट एंड फाइन रहेगी, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। क्लियर? और अपान वायु का कार्य क्या होता है? ये अपान वायु का स्थान मैंने कहता है नाभि से नीचे बताया, तो यानी मूलाधार चक्र में। तो इसका कार्य करता है मल मूत्र का त्याग करना। जैसे मैंने कहा था, इस चक्र का संबंध किससे होता है? प्रजनन तंत्र से और उत्सर्जन तंत्र से। तो ठीक है, तो जब प्रसव के समय गर्भ को बाहर निकालने का कार्य अपान वायु करती है, ठीक है ना। और दूसरा कहते हैं जब मल मूत्र का त्याग इसके द्वारा होता है, अपान वायु के द्वारा ही होता है। अगर अपान वायु की क्रूरता हो जाए, क्रूरता माने विकृति हो जाएगा, तो क्या होगा? एक तो हम ये कह सकते हैं कि मल मूत्र का त्याग नहीं होगा, कब्ज संबंधी रोग हो जाएंगे, या यूरिन जो थी खुल सही ढंग से तरीके से बाहर नहीं आएगी, ये हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। अगर हम आध्यात्मिक लाभ करेंगे,
अध्यात्म, देखिए अभी मैंने चक्रों का कुछ नहीं बताया, इसके बीज मतलब इसका डायग्राम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, अभी मैं सिंपल इसके लाभ बता रही हूँ। तो इसकी एक आकृति होती है, जैसे बताते हैं कहाँ इसका स्थान है, ये भी मैं बता दिया। अगर हम इसका आध्यात्मिक लाभ बताएं कि अगर हम जब चक्रों पे ध्यान करते हैं, ठीक है, उस अंग अगर हमें चक्र का जब ध्यान बहुत गहरा होता है तो हमें चक्र में जो कलर होता है, जैसे उसकी रूपरेखा होती है वैसे दिखाई देता है। अगर हमारा ध्यान अभी इतना गहरा नहीं है तो हम उस अंग विशेष पे ध्यान लगाते हैं, तो उसमें क्या होती है, तो इसका लाभ पता है कि ये हमने क्या कहा, ये शक्ति की जागृति में होता है। जैसे हम मूल बंद लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, अपान वायु ऊपर की तरफ गई, क्योंकि अपान वायु का कार्य बाहर की तरफ आना है, गुदा से मल मूत्र का त्याग करने बाहर आना है। लेकिन जब हमने मूल बंद लगाया तो अपान वायु कहाँ गई, ऊपर गई। तो इसके लाभ क्या हुआ, तो जो शक्ति सो रखी होती है वायु के वेग से धीरे धीरे शक्ति भी जागृत होती है। यानी आध्यात्मिक लाभ क्या हुआ इसका, शक्ति के जागरण के लिए होता है, पहला लाभ। क्लियर। अब दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा, जैसा मैं भी बताया था कि हम एनर्जी किसके द्वारा ऊपर जा रही है, हमारी नाड़ियों के द्वारा। तो जब हम अपान वायु को ऊपर की तरफ करते हैं तो उसका झटका हमारी नाड़ियों में लगता है, क्योंकि मैंने कहा था ये यहाँ पे ऊर्जा जो खंबा है मूलाधार चक्र में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल है, वहां से जो नाड़ियां दाएं बाएं जा रही है, जो वायर ऊपर जा रही है, सर तक जा रही है, तो उसमें क्या होगा, कंपन होने लगेगी। जब वायु उसको धक्का मारेगी तो हमारी नाड़ियों में कंपन हुई, वाइब्रेशन हुई, तो वो जहां जहां ब्रेन के उस पार्ट में जाएगी, और जो जो पार्ट सो रखे होंगे, इनएक्टिव होगी, धीरे धीरे उसको भी क्या करेगी, जागृत करेगी। तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, दो चीज होगी, एक तो हमारी शक्ति की जागृति और एक हमारे सुप्त चेतना की जागृति। तीसरा लाभ होता है कि जब हम कहते हैं मूल बंद लगाते हैं, बंद का प्रभाव क्या होता है, ये शारीरिक और मानसिक एकाग्रता लाता है। और कहते हैं, देखिए मैं फिर कहती हूँ कि मैं सब्जेक्ट बड़े बोर्डली पढ़ाती हूँ, तो मतलब इसको गलत वे में मत लेगा। तो जो कहते हैं, जो संयम जो होता है, मन कहते हैं कि जब ये मन को मतलब व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाती है। ब्रह्मचर्य मतलब संयम। ब्रह्मचर्य का मैंने पहले बताया दो अर्थ होते हैं, ब्रह्म का आचरण करना, यानी आत्मा को समझने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है शरीर की लास्ट धातु इसको अपने शरीर में ही स्टोर करना। ठीक है। अब जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी ब्रह्मचर्य को अपनाने से वीर्य का लाभ होता है। जिसको वीर्य का लाभ होता है, शरीर जैसे आप पूरे महीने आप काम करते हैं, जब आपको सैलरी मिलती है, अगर आप उसको स्टोर करोगे तो क्या होगा, बैलेंस बनेगा। तो उस तरह से जो आपके भोजन का जो अंश जो बनता है, लास्ट अंश आपका थोड़ा सा स्पर्म बनता है, अगर आप उसको स्टोर करोगे तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, आपके शरीर को वज्र के समान बना देगा। यानी ये क्या है, आपके मन में संयम आएगा। संयम किसके द्वारा, मन को ये एकाग्र करने के कार्य करता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी शरीर की लास्ट धातु को शरीर के अंदर ही स्थित रखता है। तो क्लियर। तो इसके जो मैंने बेनिफिट जो थे, इसके जो लाभ थे आध्यात्मिक और शारीरिक बताए। अब मैं थोड़ा चक्रों का बताती हूँ। देखो सबसे पहले देखो, अब आपने कभी सुना है कि ये सोचा कि हमेशा मतलब कमल को ही क्यों बताया गया। देखिए कमल जब होता है कहाँ होता है, नीचे अंधकार में होता है, कीचड़ में होता है, अंधकार में होता है। जो उसकी जो डंडी होती है वो धीरे धीरे किसकी तरफ आती है, प्रकाश की तरफ आती है, पानी से। और जहां वो एंड पॉइंट होता है डंडी का, तो वहां पे देखते होंगे पत्ता आता है। ठीक है। वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, कमल का भी एक धीरे धीरे उसके जो होते हैं ना पेटल्स खुलते रहते हैं। तो कहते हैं कि व्यक्ति भी क्या होता है, जब अज्ञान में होता है तो पार्श्विक प्रवृत्ति में, यानी कि कीचड़ में जैसे कमल का जो जड़ होती है रहती है, और जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो स्टिक की तरह, उसकी डंडी की तरह उसको बताया गया, तो ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे अपने चेतना के स्तर को बढ़ाता है। और जब उसको ज्ञान की प्राप्त होती है तो जैसे पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप होता है तो उसकी सारी पंखुड़ियां पेटल्स खुलते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, धीरे धीरे उसके चेतना के यानी संपूर्ण मस्तिष्क की चेतना, हाई लेवल की चेतना उसको प्राप्त हो जाती है। यानी तो इतनी बात समझ है। तो इस पे जो कमल को क्यों रिप्रेजेंट किया गया यहाँ से। ओके। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले मूलाधार चक्र मैंने क्या कहता है, किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब मूलाधार चक्र में 4 वो होते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं, कमल के 4 पेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इस पेटल्स में क्या होता है, ये इन्होंने बता रखा है। ये अब एक कहते हैं येलो कलर का एक स्क्वायर है। ठीक है। येलो कलर का एक आयत है, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर एक रेड कलर का ट्राइंगल है। जस्ट लाइक अगर मैं बताती हूँ, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल ये येलो कलर का स्क्वायर है। ठीक है। थोड़ी ड्राइग्राम मेरी काफी खराब है। और इसमें क्या है, एक ट्राइंगल नीचे की तरफ है। ट्राइंगल का मुंह का है, पॉइंटेड है, शायद दिख रहा है, पॉइंटेड नीचे। इसके नीचे 7 सूंडों वाला हाथी, जो मैंने अभी बताया था। 7 मतलब हाथी को क्यों बताया गया, हाथी बलशाली होती है, ताकतवर होता है। 7 को भी मैंने बता दिया। अब इन्होंने कहा कि इस उसमें जो ये आपका जो ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो इसमें आपकी
एक धुएं की आकृति का क्या है आपका शिवलिंग है। शिवलिंग किसको बताया जाता है, कहते हैं ये आपकी चेतना का इस तरह इन्होंने बता रखा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज बता रहे कि अब इस शिवलिंग को, धुएं की आकृति के शिवलिंग को उन्होंने क्या बता रखा है कि 3.5 फेरे मार के शक्ति सो रखी है। तो 3.5 में जो 3 फेरा है 3 गुणों को रिप्रेजेंट करता है, रज तम सत। और जब व्यक्ति में तीनों गुण क्रियाशील रहते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति में अहंकार रहता है, अहंकार, ईगो, सुख दुख सब चीज उसमें पाया जाता है। और जो आधा जो बचा हुआ 3.5 में, तो तीन जो फेरे थे मैंने क्या बता रखे थे, ये आपके तीनों गुणों को बताते हैं, तीनों गुण अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आधा फेरा जो है ये कहते हैं कुंडली के ऊपर जाने का, उत्कर्ष का प्रतीक, यानी ऊपर जाने का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो येलो कलर का आपका स्क्वायर आपका है, उसमें रेड कलर का ट्रायंगल है जो अधोमुखी है, नीचे की तरफ है। अधोमुखी का मतलब होता है कि यानी कि जो शक्ति है अभी नीचे की तरफ है, यानी एनर्जी का लेवल अभी अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी नहीं है। यानी आपकी जो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है अभी निम्न स्तर की है। क्लियर, इतनी बात समझ आई, यहाँ तक समझ आया। इसी के अंदर, इसी ट्रायंगल के, जैसा मैंने बताया था, ट्रायंगल के ऊपर इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल में ऊपर एक जो बीज मंत्र लम है, लम की जो बिंदी है, इसके अंदर इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, इस बिंदी में आपके कौन है, बिंदु के अंदर आपके गणेश जी हैं और देवी डाकिनी है। ओके, डाकिनी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धि की रिप्रेजेंट करती है, बुद्धि की वाहक है। क्लियर। अब कहते हैं अब इस स्क्वायर के, देखो मेरा डायग्राम बहुत खराब है डायग्राम में मत जाना। अब मैंने क्या कहा था शुरू में, कितने कमलदल है, 4 रेड कलर के, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये 4 पेटल्स है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, अभी तो रब बता रही। तो 4 पेटल है, किस कलर के बताए इन्होंने, लाल रंग के। येलो कलर का स्क्वायर है, उसके बीच में लाल रंग का त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ने क्या कर रखा है के ऊपर आपका वो है, त्रिभुज किसके ऊपर, हाथी के ऊपर है, हाथी की 7 सूंड है, वो सप्त धातु को रिप्रेजेंट करती है। आपके उसके ऊपर क्या बता रखा है, त्रिभुज के ऊपर आपका वो है बीज मंत्र लम है, लम की बिंदी में गणेश जी भी है जो आपके देवता है, और आपकी देवी कौन सी है, डाकिनी है, जो आपकी निर्मल बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है। बीज मंत्र आपके, सॉरी, पेटल्स 4 हैं, तो ये पेटल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर भी एक मंत्र है। इसके अंदर मंत्र क्या है, शा से सलजम वाला श, फिर वम, फिर शम और षटकोण वाला श। अब एक चीज ध्यान रखना, वो जिस भी एंगल से लिखे वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां से लिखा, ठीक है, अगर मैंने व यहां से लिखा तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए। यहाँ देखिए प्लीज एक बार, अगर मैंने वम यहाँ लिखा तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए। अगर मैंने यहाँ लिखा तो क्लॉकवाइज जाना चाहिए, अपोजिट नहीं जाना चाहिए। तो वम, फिर वम के बाद क्या आता है आपका शलजम वाला श, फिर आता आपका षटकोण वाला आता है, फिर आता है सरोता वाला। इन सबके ऊपर बिंदी होनी चाहिए, यानी कहीं भी आप वम रखेंगे पहला, लेकिन एंटी क्लॉक होना चाहिए। क्लियर, क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने कहा था इस चक्र पे ध्यान लगाइए, अगर चक्र पे ध्यान नहीं लगता यानी एकाग्रता इतनी नहीं है तो अंग विशेष पे ध्यान लगाइए। तो मैंने क्या कहा था, 2 लाभ है, एक तो अपान वायु की क्रूरता दूर होगी, और अपान वायु की क्रूरता दूर होने से क्या लाभ है, और आध्यात्मिक क्या लाभ है, तो ये चीज मैंने बताया। तो यहाँ तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, शिप्रा सैनी जी? मैम आधा फेरा किसका बताया आपने? आधा फेरा ये बताया मैंने कि कुंडली के ऊपर जाने का प्रतीक है, यानी कि आप उसको हल्का सा जगाइए और प्रयास करते रहिए, तो ताकि धीरे धीरे फिर ऊपर बढ़ते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम सोचते हैं कि हमने एक बार प्रयास कर लिया, जैसे हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद के अभ्यास से अगर आपने, कल एक चीज आती है, सॉरी अभी काटती हूँ, हम कहते हैं प्राणायाम करते समय जब हम पूरक करते हैं तो मूल बंद लगाना है, और जब पूरक हो जाए तो जब अंत कुंभक में फिर जलंधर बंद लगाना है। क्यों प्राणायाम करते हैं हम, पूरक करते हुए हम मूल बंद लगाते हैं, ताकि जब मूल बंद लगाए तो प्राण वायु, अपान वायु कहाँ जाए, ऊपर की तरफ। अब एक दिन के अभ्यास से जागृति होगी, फिर सो जाएगी। तो लगातार अभ्यास करते रहिए, बस आपको क्या करना है। अच्छा, सांप कब चलता है, जब वो बिल्कुल फन ऊपर कर देगा ना, तो यानी कि आपने हल्का सा किया वो एकदम से आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं किया तो वापस लेट जाएगा। तो आधा फेरा उन्होंने बता रखा फन कि जो मुख अगर आप उसको प्रयास करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो जगता रहेगा, और अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। इसलिए आधी कुंडली ने उन्होंने क्या बता रखा, किसका प्रतीक है, उत्कर्ष, यानी कि आगे बढ़ने का प्रतीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें कार्य कर रहे हैं कि
नहीं करे। सर्दियां हैं, ठीक है, सैनी जी को घर वालों ने यहाँ से उठाया और सैनी जी वहां दूसरी जगह जाके लेट गई, लेकिन सैनी जी के अगर मुंह के आगे पंखा फुल स्पीड में रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, सैनी जी उठ ही जाएंगी ना, है नहीं? तो यही चीज, तो अपान वायु क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते रहेंगे तो शक्ति जागृत हो ही जाएगी, फिर ऊपर की तरफ चलती रहेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल बड़े वियर्ड होते हैं, सिर्फ समझना है, करना नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू मैम। ये देखिए, थैंक एक बार यू। के अभ्यास से नहीं होगा, इसका लगातार करते रहेंगे, जागृत होगी। अब जागृत करने के मैंने क्या कहा, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। जिस मैंने पहले कहा था, ये बिजली के वो खंभे जहां से बिजली कहाँ जाएगी, उसके अगल बगल जो भी अंग है वहां जाएगी, और बिजली के जाने से, ऊर्जा के जाने से क्या होगा, वो अंग अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। क्लियर? अब आते हैं स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई मैम ये जो आपने देवी डाकिनी जी बताया, तो ये क्या कोई माता का डाकिनी नाम है? जी, मतलब चलिए, हाँ जी, मतलब ये देवी डाकिनी जी मतलब क्या है? मतलब ये माता का नाम है कोई, भगवान जी का? जो होती है ये शक्ति के प्रतीक है। अगर ये शक्ति नहीं अच्छा। होगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये प्रतीक है। इस जगह पे जाने के अलग अलग हम्म, अलग अलग रास्ते जगह हैं। के अलग अलग देवियां, उनकी अलग अलग पावर है, ठीक है ना? अच्छा। अब कहते हैं जो मूलाधार में तमोगुण प्रधान होता है, तमोगुण क्या होता है, अगर आप इस चक्र को जागृत नहीं करेंगे तो क्या होगा, तमोगुण अत्यधिक मात्रा में होगा। और तमोगुण यानी अंधकार, अंधकार में रहने के कारण क्या होता है, मनुष्य में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। मनोभाव का मतलब होता है गलत तरीके से अपराध भाव। तभी तो कहा कि आप एक तो बिल्कुल जग रखिए, बस उसको अभ्यास करना, थोड़ा और ऊपर बढ़ाना। एक होता है बिल्कुल तमोगुण इतना प्रबल है, इतना है कि शक्ति बिल्कुल सो रखी है, यानी कि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म होगी, उसे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। इसलिए जितने भी क्राइम होते हैं उनका जो क्या लेवल होता है, चेतना का स्तर, ज्ञान का स्तर। क्योंकि योग की बात करें तो इसमें ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या मतलब है, चेतना के स्तर को बढ़ाना। बढ़ाना। तो हाँ, तो ये चीज है। तो अगर तमोगुण इतना प्रधान आता है, अगर आप उसे जागृत नहीं कहेंगे तो व्यक्ति को सही गलत का कुछ पता नहीं रहता। इसलिए जितने भी क्राइम होते हैं जो बड़े बड़े, तो यानी चेतना का स्तर उनका बिल्कुल स्वयं के आनंद के लिए होता है, मतलब उन्हें नहीं पता सही क्या गलत क्या है, अपराध भाव रहता है, कुछ भी हो सकता है। डिप्रेसिव मोड वाले भी होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को क्या रहा, आगे फैला ही नहीं रहे, एक ही जगह एनर्जी स्टोर है। और ज्यादा से ज्यादा एक जगह एनर्जी आ जाती तो क्या करती है, वहां भी विकृति उत्पन्न करती है। जैसे पानी है, अगर पानी को आगे ना जाए, एक जगह पानी रुक जाता तो क्या करता है, जब पानी रुकता तो क्या करता है, वहां भी गंदगी करता है। जहाँ पानी जाना है वहां नहीं जा पा रहा तो वहां भी तकलीफ होती है। तो ये चीज उन्होंने बता रहा कि यानी कि एक तो पहले आप जागृत करिए, फिर उसको आगे की तरफ ले जाइए। तो ठीक है ना? तो इन्होंने कहा है कि मेन स्थान जो बता रखा कि मूलाधार चक्र जागरण का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला कहा है कि कुंडलिनी का निवास है यहाँ पे, क्योंकि कुंडली शक्ति इसी यहाँ पे सो रखी, शक्ति माने एनर्जी। दूसरा क्या है कि तमोगुण का भी यही प्रधान है। भाई जब शक्ति सो रखी यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति भी सो क्षमता रखी है, बंद हो गई। अंधकार है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो अपराध भाव होते हैं, तरह तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इस कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि शक्ति जब है तो उसको जागरण करिए। शक्ति के जागरण से तमोगुण का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा, व्यक्ति में चेतना यानी सोचने समझने का जो होती है ना स्टेप बाय स्टेप लेयर, वो बढ़ेगा, ज्ञान का तो स्तर मतलब बढ़ेगा। हाँ, शक्ति को डाकिनी जी बोला गया है मतलब? यहाँ शक्ति का नाम क्या है, डाकिनी। डाकिनी यानी जी। कि उन्होंने अच्छा क्या, अच्छा। हाँ, अगर बिल्कुल सो रखी तब तक आधी तो जगी, अगर वो भी सो जाएगी तो बिल्कुल तमोगुण पूरी तरह से प्रभावित है, फिर तो व्यक्ति को सही गलत का नहीं पता। लेकिन अगर जगरिए आप और जागृत करेंगे तो निर्मल बुद्धि चित, यानी कि निर्मल बुद्धि को कहा है, तब ज्ञान का स्तर धीरे 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 बढ़ता चला बढ़ा जाता है। जाएगा। और हर लेयर की अलग अलग देवी है जो हर चीज अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। आगे चले, यस मैम। कपिल जी हेलो मैम, ये जो आपने चलेगा? हेलो हाँ जी, मैम, हाँ आपने जी। जो ये ललित कुमार शर्मा से इसको जोड़ा है, एक बार फिर से क्लियर कीजिए। अच्छा 2 सेकंड यार, मेरे तो वही खत्म हो गया, मैं कैसे ले जाऊंगी इसे पीछे। हाँ जी मैम, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ समझ आ रहा है हाँ कपिल जी, जी? हाँ जी, जी ठीक है, मैम, जी डायग्राम मैम। तो मैं आपको क्लिक करके दे दूंगी। डायग्राम जो मेरा चार्ट है मैं आपको बना के दूंगी। अगर आपके साथ वालों ने, मेरे हिसाब से विद्या रानी जी हैं या ये लोग हैं, इनको चार्ट बनवा रखा है क्लास में ना, तो बहुत इजी था। चलिए, अगर आपने पूछा देवी, तो देवी देखिए, डाकनी ललित कुमार शर्मा, लाइन में करिए। डी फॉर डाकनी यानी मूलाधार चक्र, अगर यहाँ पे लिखेंगे मूलाधार चक्र। आर फॉर राकिनी, ये स्वादिष्ठान चक्र। एल फॉर लाकिनी यानी कि आपका मणिपुर चक्र। के फॉर काकिनी, ये आपका क्या होता है, अनाहत चक्र। एच फॉर शाकिनी, ये होता है आपका विशुद्धि चक्र। एच फॉर हाकिनी, यदि ये आपका आज्ञा चक्र में आता है। ये आपको बीज मंत्र
नहीं, ये तो डॉक्टर ललित कुमार शर्मा के हिसाब से मैंने याद किया है, वरना लाकिनी काकनी मुझे ऐसे याद नहीं होगा। और इवन मैं बताऊं बीज मंत्र का भी एक पैटर्न है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। तो इसमें अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट हिंदी वाले, तो आप उसको लिखिए। तो उसको हम क्या करेंगे, जहां से शाह से सरोता शुरू होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर राइट को टर्न करेंगे। क्लियर? तो यही चीज है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? जिन्होंने पूछा था हो गया यस clear? मैम, देवी के बारे में पूछा था, क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम, पक्का? यस मैम। मैम मैंने सोचा कि वो कोई भगवान जी का नाम होगा देवी, तो फिर इनकी तभी मैं पावर कंफर्म होती है, कर हर रही चीज की थी। एक पावर होती है ना, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो किसने ओके, पूछा था थैंक यू देवी? मैम। जैसे डॉक्टर ललित कुमार शर्मा के हिसाब से करना, लेकिन लाइन में। क्लियर हो गया? तो ये इजी रहता है याद करने के लिए, ठीक है। ठीक है। चल आगे चले। यस और मैम। कोश कौन सा बताया मैंने? अन्नमय कोश। सविता गुलाटी जी क्लियर हो गया? हाँ जी, डॉक्टर हाँ ललित जी। कुमार के पर पीछे किनी किनी लगता रहेगा, डी फॉर डाकिनी, आर फॉर राकिनी। हो गया। सबके देखिए मेरा पैटर्न अलग है, आपको पैटर्न अच्छा लगे तो आप भी कर सकते बहुत अच्छा पैटर्न है, हैं। समझ आ गया। हाँ, ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र में। स्व का मतलब होता है स्वयं, अधिष्ठान माने निवास। जैसा सबके अपने अपने घर निवास होते हैं, तो यहाँ पे स्वादिष्ठान ये बोला गया। तो ये चक्र की पहले तो समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने अभी तो मैंने बहुत हौच पौच कर रखा है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे मैंने एक चार्ट बना रखा है। सबसे पहले मैंने चक्र लिख रखा है, फिर तत्व लिख रखा है, फिर तन्मात्रा लिख रखा है, फिर ज्ञानेन्द्रिय लिख रखा है, कर्मेंद्रिय लिख रखा है, देवी लिख रखा है, देवता लिख रखा है, वाहन लिख रखा है, बीज मंत्र लिख रखा है, वायु लिख रखा है, कोश लिख रखा है। अगर आपको दिख रहा होगा पास से, नहीं दिखाई दे रहा? चलिए मैं करके कर दूंगी, ठीक है ना, क्लिक करके। तो ये इजी हो जाता है समझने के लिए। अब सबसे पहले मैंने कहा था ये कौन सा ये चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र। ये किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है? ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब कहते हैं इसकी तन्मात्रा क्या है? रस है। इसकी तन्मात्रा क्या है? जल तत्व की तन्मात्रा क्या है? रस है। इसका ज्ञान कौन कराता है? जीवा। और इसकी कर्मेंद्रियां क्या होगी आपकी? इसकी कर्मेंद्रियां कहते हैं हमारे उपस्थ, जिसे कहते हैं। क्लियर? ये चीज होगी। अब इसकी देवी मैंने क्या बताया कि डॉक्टर का डी आर, आर माने राकिनी। क्लियर? ठीक है। देवता कौन है इसके? विष्णु जी। विष्णु जी को कैसे याद करो कि जल में कौन रहते हैं? विष्णु महाराज जी रहते हैं, तो जल तत्व को ऐसे याद कर लो, विष्णु जी। ठीक है। अब इसका वाहन कौन है? अब विष्णु जी का वाहन तो वहां तो शेषनाग था, यहाँ मगर समझ लो, मगर 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 मगरमच्छ वाला मगर। ठीक है। इसका बीज मंत्र क्या है? वम। लिख रहे हैं, चार्ट बना के कर लीजिए। चार्ट इज अ वेरी गुड, चार्ट बहुत इजी है। ठीक है। अब इसकी वायु कौन सी है? इसकी वायु होती है व्यान वायु। अब इसका कोश कौन सा होता? प्राणमय कोश। यहाँ मैम तक बीज समझ? मंत्र क्या बताया आपने? वम वम, लवर यहाँ, ला मने पहला था और वा मने स्वादिष्ठान का। जैसे मैंने ऐसे लिखा है, मेरे को लवर यहाँ के हिसाब से याद करिए। देखिए दिख रहा है शिप्रा जी? लवर यहाँ के हिसाब से ऐसे लंबाई में याद करिएगा, ठीक है ना। तो लवर यहाँ, और डॉक्टर ललित कुमार शर्मा भी इसी टाइप से। क्लियर? तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो इसका, ठीक है। और मैंने इसका कोश क्या बोला आपका? प्राणमय कोश। सबसे पहले देखिए, फिर अब क्या कहते हैं, ये किस रंग का है? इसमें हमारा, चलिए इसको मैं शुरू से इसका थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? स्वादिष्ठान चक्र अगर बात करें तो, अगर कहते हैं ना कि हड्डी के नीचे, कॉक्सिक्स के नीचे के लेयर में नीचे पाया जाता है। ये स्वादिष्ठान चक्र कहा था कॉक्सिक्स, जो हमारी स्पाइन को देखोगे ना, तो नीचे कॉक्सिक्स, सैक्रम के नीचे कॉक्सिक्स होती है, उसमें पाया जाता है, अर्थात ये मूलाधार चक्र के समीप होता है। क्लियर? अब कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसको जांग की हड्डी के पास। जांग की हड्डी जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर है, उसके समीप है। क्लियर? अब कहते हैं ये इसमें जैसे मैंने बताया है कि इसका जो वायु है व्यान वायु है। व्यान वायु क्या होती है? संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। व्यान वायु का कार्य क्या होता है कि, फॉर एन एग्जाम्पल, ये वो लीडर है कि जहां कोई कमी होती है, कोई वायु विकृत होती है, खराब होती है, तो ये व्यान वायु वहां जाके उस वायु को शुद्ध करती है।
ठीक है, ताकि वो वायु अपना कार्य सही ढंग से कर सके, और सही ढंग से करने के कारण उस वायु से संबंधित जो अंग हैं वो सही ढंग से काम कर सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यान वायु शरीर के संपूर्ण अंगों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। जहां कोई विकृति होती है, कोई खराबी आती है, तो ये वहां जाके उस वायु दोष को दूर करती है। वायु दोष के दूर होने से अंग दोष भी दूर होते हैं, अर्थात अंग भी सही ढंग से कार्य करते हैं, यानी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने का कार्य करती है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? मैम एक चीज पूछना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप बता रहे हैं कि स्वादिष्टान चक्र में व्यान वायु बता रहे हैं, व्यान वायु का जो स्थान है वो शायद कंठ से लेकर विशुद्धि चक्र तक बीच में होता है। नहीं, देखिए पता क्या होता है, हमारा ये इन्होंने के व्यान वायु कहते हैं स्पेशल है, लेकिन संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, संपूर्ण शरीर में। इसके कार्य क्या है कि सारे पूरे शरीर में पाया जाता है। आपका जो यहाँ होता है ये उदान वायु है। अच्छा, उदान, कंठ से ऊपर उदान का स्थान होता है, तो ये पूरे शरीर का, इसका मतलब नहीं कि ये जहां मैंने भी क्या कहा था कि हर वायु का एक स्थान है, लेकिन व्यान वायु संपूर्ण शरीर में क्यों है कि जहां कोई वायु विकृति होती है, वायु की विकृति होने से क्या होता है, उस अंग में, उस एरिया की एनर्जी का फ्लो कम होगा। एनर्जी का फ्लो कम होने से क्या होगा, अंग में कमजोरी आएगी, ऑर्गन अपना सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो अगर व्यान वायु अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि व्यान वायु का कारण क्या है आपका, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के कारण ही तो आपका, मैंने कोश का बोला, व्यान स्वादिष्टान का प्राणमय। अगर आपका प्राण स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपने अच्छे ढंग से अन्न की, यानी आप जो अन्न ले रहे हो, आहार ले रहे हो, अपने कार्य के हिसाब से, देह प्रकृति के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, तो वो ले रहे हो। तो अन्नमय कोश के अंदर कौन सा कोश पाया जाता है, आपका प्राणमय कोश। अगर अन्नमय कोश सही है तो प्राणमय कोश भी सही होगा। तो ठीक है, जब अब इसकी जो वायु संपूर्ण शरीर में है, इम्यूनिटी पूरे शरीर में, जहां कोई वायु विकृति हुई वहां गई, वायु विकृति दोष दूर के एनर्जी दी, अंग से अंगों को एनर्जी मिली, अंगों ने अपना कार्य सही ढंग से किया। तो ये इसका है जो बेसिक, अगर हम कहें कि इसका शारीरिक लाभ। क्लियर? अब कहते हैं स्वाधिष्ठान जो चक्र की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने भी कहा था कि स्वयं का रहने का स्थान। अब कहते हैं इसमें दो तरह के, एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल उसके अंदर छोटा है। तो बड़ा सर्कल को, जैसे अगर फिर मैं कहूंगी डायग्राम बताना पड़ेगा, तो बड़ा सर्कल के अंदर एक बीज मंत्र, उसको वम मैंने बोला है, और छोटे सर्कल जैसे ये है, अगर आप दिख रहा होगा, सिंपल बताएंगे, एक बड़ा सर्कल है, दो गोले, एक बड़ा गोला और एक अंदर का गोला। तो अंदर का गोला कहते हैं ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, खुले, बड़ा हुआ गोला तो खुले आकाश को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जो छोटा गोला है, जिसके अंदर हमारा अर्धचंद्र है, जिसके अंदर मगर है, तो ये वाला जो स्तर है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और इसके अंदर वाले सर्कल में, जैसे मैंने कहा, देखो दो सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है और एक ये अंदर एक अर्ध सर्कल। तो ये वाला जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर आपका मगर है। ठीक है, अब मगर किसको रिप्रेजेंट करता है, अचेतन मन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके दिमाग में जो चीजें आपको पता चलनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि मन क्या है, अचेतन है, उस चीज को नहीं जानना चाहता। क्यों नहीं जानना चाहता? क्योंकि जो मैंने कहा था ना, ब्रेन के अभी पार्ट थोड़ा सो रखे हैं, वो उसको अचेतन, जिसको आप नहीं जानते, अचेतन चेतन में तब बदल जाता है जब आप उसको जानने लगते हैं। तो मगर क्या है, अचेतन का प्रतीक है। तो इस अचेतन के कारण ही व्यक्ति में क्या पाया जाता है, ये सुप्त कर्मों का प्रतीक है। तो इसी के कारण क्या होता है कि व्यक्ति में काम, क्रोध जिसे कहते हैं ना, ये सब चीजें लालच इसके कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि क्या है, मैंने अभी क्या बताया, सुप्त कर्मों का प्रतीक है। जिस आपको नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था, या आज से आपने 10 साल पहले क्या क्या किया था, तो सुप्त कर्मों का ये प्रतीक है आपका कौन, मगर। लेकिन योग के द्वारा जब आप चेतना का स्तर बढ़ाएंगे तो आपको हर चीज पता चलने जाएगी। जैसे कि योग के द्वारा हमारे वो जो थे भीष्म पितामह थे, तो उन्हें पता चल गया था ना कि पिछले जन्म में ये क्या थी, जो हमारे जो वो जिन्होंने शिखंडिनी जो थी, तो वो क्या थी, पिछले जन्म में महिला थी, और इसलिए इस जन्म में जब पैदा हुई थी तो महिला थी। लेकिन ईश्वर के प्रताप से, तपस्या के द्वारा ये पुरुष में चेंज हुई। लेकिन उनको अपने योग के बल में उनके कर्मों का भी पता था। तो क्यों, तो यानी कि उन्होंने चक्रों का, यानी कि कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन का पूरा पार्ट, आपकी चेतना का स्तर सहस्रार में पहुंच जाना, यानी जहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपको नॉलेज प्राप्त हो जाए। विज्ञान क्या कहता है, आपके 100 पे 100 ब्रेन खुल जाना। खुल जाने का मतलब एक्टिव हो जाना, सारे के सारे न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हो गए कि आप ईश्वर के समान हो गए। क्लियर? तो ये चीजें यानी सुप्त कर्मों का प्रतीक है अचेतन मन। और इसके कारण ही व्यक्ति को राग, द्वेष, आसक्ति, अहंकार
लोभ, लालच सब इसके कारण रहता है। तो देखिए 2 चीज पता चल गई, एक तो आध्यात्मिक लाभ और एक शारीरिक लाभ। क्लियर, समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे को लगता है सबसे स्लो मैं ही पढ़ा रही हूँ, सबसे स्लो मेरा ही चल रहा है टॉपिक, बाकी सब बहुत आगे 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 जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए। अब कहते हैं कि इसके कितने पेटल्स होते हैं। देखिए पहले में 4 थे, 4 में 2 छोड़ दो तो कितने हो गए, 4 + 2 = 6। तो इसमें 6 पेटल्स होते हैं। पहले वाला रेड कलर के पेटल्स थे, तो रेड कलर का हल्का सा लाइट शेड ऑरेंज कलर के, तो इसमें 6 सिंदूरी कलर के पेटल्स होते हैं। अब ये कहाँ से शुरू होता है, बा से बम बम यम मम यम रम लम एंड ये 6 कलर इसमें पेटल्स के ऊपर आते हैं। क्लियर, आगे चलें। तो इस देखिए फिर मैं कहती हूँ, अब हमारा जैसे मैंने कहा था वाहन ये है, देवता इसका विष्णु है। विष्णु क्या करता है, सृष्टि का संचार करता है। ठीक है, संचार आपको हर चीज देता है। आपको भोजन कहते हैं, जैसे पालक का कार्य करता है, मतलब पालनहार जिसे कहते हैं। तो इस टाइप से उनको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ जी, आगे चला जाए। अब आता है हमारा तीसरा जो आता है। अब कहते हैं कि अगर हम इस चक्र में कंट्रोल करें, इस चक्र को जागृत करें, तो हमारे जो होते हैं ना ज्ञान का स्तर, हमारे को वो चीजें, कई जो चीज हमारी फीड होती है वो हमें रिकॉल होने लगती है। और व्यक्ति जब रिकॉल होने लगती है तो धीरे धीरे इन चीजों से, काम वासना हो गया, चाहे लालच हो गया, चाहे गुस्सा हो गया, चाहे अहंकार हो गया, काम वासना नहीं कहूंगी, वो पहले वाले में आता है, लेकिन इन सब चीजों से दूर होने लगता है। तो ये इसके चक्र के जागरण से होता है, यानी कि एनर्जी का फ्लो ये होता है। तो जैसे मैंने कहा था, इसकी देवी क्या होती है, हमारी राकिनी होती है। तो इसका संबंध वनस्पति से होता है, क्योंकि ये किसके समीप है, ये किसके समीप है, आपके मूलाधार चक्र के समीप होने के कारण इस देवी का संबंध आपके वनस्पति जगत से, और जब वनस्पति जगत का संबंध आपके प्राण ऊर्जा से है। क्लियर, तो इतनी बात समझ आई। और पढ़ाऊं कि आज के लिए इतना बहुत है, बोझिल हो गया माहौल, तो मैं आगे पढ़ा सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। मेरा माइनस पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस, और दूसरा क्या, यहाँ पे चार्ट वगैरह होता है, फटाफट फटाफट कर लेती हूँ। अब ये चीज, कई चीजें ना, ये ऐसे पढ़ाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। क्लास होती तो फटक से पढ़ा लेती, और फेस टू फेस क्या होता है कि पता चलता है इस बंदे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आप पूछते भी हैं, प्लीज पूछ लिया कीजिए, ऐसे वो मत कीजिए। तो आजकल इतना बहुत है कि पढ़ाऊं, और यहाँ तक कुछ पूछना है कि मणिपुर को भी ले लूं, चलूं आगे। चलिए मैं आगे चलती हूँ। तो मणिपुर चक्र ले लेते हैं। तो मणिपुर चक्र आता है आपका नाभि में, इसका स्थान होता है, और नाभि के जो पीठ की तरफ जो भाग होता है वहां ये मणिपुर चक्र पाया जाता है, तो जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो जो मणिपुर चक्र किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसकी तन मात्रा क्या होती है, रूप। रूप का मतलब होता है दिखाना, रूप का मतलब चेहरे से नहीं होता है, दिखाना। देखिए अगर अग्नि तत्व नहीं होगा तो आपको कुछ चीज, अग्नि का मतलब तो रोशनी, प्रकाश, तो आपको कुछ चीज नहीं दिखाई देगी। तो नीले रंग में और काले रंग में अंतर नहीं दिखाई देगा। तो नीले रंग और काले रंग में अंतर होने के लिए आपको रोशनी की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो यहाँ रूप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, रूप। इसकी तन्मात्रा क्या होती, सॉरी तन्मात्रा रूप है। तो ज्ञान कौन कराता है, आंखें। भाई किसी चीज को दिखाने का कार्य क्या होता है, आंखें है ना। तो तन, इसकी ज्ञान इंद्रिय क्या है, आंखें, जिसको कहते हैं आंख। और कर्मेंद्रिय क्या होती है, पैर। अब कहोगे मैडम पैर कैसे होगा, देखिए हम क्या कहते हैं, जब ऊपर देखते हुए चलते हैं तो धड़ाम से कहीं गिर जाते नहीं, तो पैरों का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस हिसाब से कोरिलेट करिए। ठीक है, तो इसकी जो कर्मेंद्रिय क्या होती है, पैर होती है। अब इसकी देवी कौन सी होती है, हमारी देवी कहेंगे लाकिनी। क्लियर, इसके देवता कौन से होते हैं, रुद्र। रुद्र, ठीक है। इसका वाहन क्या होता है, भेड़। ओके, बीज मंत्र क्या है इसका, रम। ठीक है, वायु क्या होती है इसकी, समान वायु। ठीक है, और इसके कोश कौन है हमारे, फिर हम कहेंगे प्राणमय कोश। तो पहले हम आते हैं इसके, मैम बीज मंत्र क्या है इसका? रा के ऊपर बिंदी। अच्छा जी, ठीक है ना, जी कहीं रंग ठीक को कुछ होता है। और रंग समझ लो प्लीज। नहीं मैम, ठीक है, तो बिंदी सब में लगेगी। ठीक है ना। अब देखिए समान वायु का पहले बताती हूँ, समान वायु का कार्य क्या होता है, पाचन करना। जैसे मैंने कहा था हमारा मणिपुर चक्र क्या होता है, नाभि में, इनको बता रखा है, नाभि में पीठ की तरफ। क्लियर, ठीक है, नाभि में पीठ की तरफ इन्होंने बता रखा है। अब समान वायु का कार्य क्या होता है, पाचन करना, भोजन का पाचन करने में मदद करता है, पाचन में, और हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर समान वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी धातुओं को भक्षण करने लग जाएगी। अक्सर देखते होंगे जो लोग बहुत देर देर में खाना खाते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, उनकी धातुएं क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है, क्योंकि अग्नि को कुछ मिलेगा नहीं तो वो किसका भक्षण करेगी, शरीर की धातु को ही खाने लग जाएगी। तो जब धातु का नाश होगा तो व्यक्ति क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। या इतनी कम है समान वायु कि आप कुछ खा रहे हैं तो वो खाना ही पच नहीं रहा है। ठीक है, तो समान वायु का कार्य क्या, मेन क्या होता है कि भोजन का पाचन करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना। अब इसके जैसे देवता मैंने क्या बताए थे, इसके देवता होते हैं रुद्र। रुद्र का मतलब होता है शांत भाव में, और जब शिव जी को गुस्सा आता तो कौन सा रूप ले लेते हैं, वो रौद्र रूप। तो जब तक आपका डाइजेशन, और हम कहते हैं ना शरीर की जितनी भी तकलीफें होती हैं सारे आपके पेट से ही होती है। अगर हमारा पाचन, हमारी जठराग्नि, देखो जठराग्नि मैंने कहा था अग्नि 13 प्रकार की होती है, 5 धातु, 5 कौन सी अग्नि, भूताग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि, तो 13 होगी। अगर हमारी अग्नि जठराग्नि बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है और हमें समय पे खाना नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या करेगी, हमारी धातु का भक्षण करेगी, तो उससे भी व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा। अगर हमारी अग्नि सही है, ठीक है, और उसके हिसाब से भी हम भोजन, मतलब अग्नि तो जितनी जल्दी ठीक है, लेकिन हम ज्यादा भोजन खा रहे हैं तो अग्नि उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा, शरीर में तभी भी विकृति पैदा हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 कैंडल में एक आदमी की चाय तो बना सकते हैं, बड़े वाला कैंडल में 10 कैंडल जला देंगे तो एक आदमी की चाय बना लेंगे। अगर आप सोचो 10 कैंडल को जला के आप 50 लोगों की चाय बनाओ तो नहीं बन सकती। क्यों अनुराधा जी, 4 मोटी मोटी कैंडल ले लो, 10 कैंडल ले लो मोटी मोटी, उसको जलाओगे, एक दो आदमी की चाय बना लोगे। जी जी मैम जी। लेकिन आप सोचो मोटी मोटी कैंडल ले लो और 50 लोगों की चाय बना तो नहीं जम सकती। तो ये वो ये कि समान वायु इतनी कम है, लेकिन आप हैवी कैलोरी डाइट खा रहे तो क्या होगा, पाचन नहीं मैम। होगा, तो जिससे फिर शरीर में क्या हो जाएगी, विकृति यानी कि तकलीफें पैदा होने लग जाएगी। तब वो रुद्र रौद्र में परिवर्तित हो जाएगा। रौद्र का मतलब है भयंकर स्थिति, और इसका वाहन भेड़ है। भेड़ जब तक शांत है, उसको तुमने, अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया वाहन को, भेड़ को, तो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर, 2 सेकेंड है। ये वाहन इसका भेड़ है, इतनी बात समझ आई। तो भेड़ जब तक शांत है। अगर भेड़ को अगर आप छेड़ दोगे, आपने देखो भेड़ की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, फिर तो फाइटिंग हो जाती है। तो देखिए मैंने क्या कहा, और मणिपुर चक्र शारीरिक लाभ तो बता दिए, समान वायु के लिए होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, इसका संबंध इस पेट नाभि के पास कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं, आपके पेनक्रियाज है, और नाभि से पीछे क्या होता है, अगर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करती है, डू एंड डाई, फाइट और फ्लाइट, विपरीत परिस्थितियों में आपको मदद करती है। अगर आप सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपके पीछे कोई ऐसा जानवर पड़ गया तो आप क्या करोगे, तुरंत भागोगे, डू एंड डाई, करो या तो फिर मरो, तो तुरंत ही एड्रिनल ग्लैंड तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन समय आने पर विपरीत परिस्थिति में 24 घंटे नहीं। और नाभि के पास क्या होता है, आपका पेनक्रियाज होती है। तो पेनक्रियाज क्या कार्य करती है, जैसे मैंने कहा था, हमारा मणिपुर चक्र पाचन में मदद करता है। तो हमारा पेनक्रियाज की जो बीटा सेल क्या करती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन। तो अगर एनर्जी का फ्लो बिल्कुल सही है तो हमारा इंसुलिन भी बनेगा, और हमारा जो होता है ना, खाने का पाचन सही होगा, तो डायबिटिक जैसे रोग नहीं होंगे, खाना आराम से डाइजेस्ट हो गया। विपरीत परिस्थिति में एड्रिनल ग्लैंड ने तुरंत काम किया, एड्रिनल हार्मोन निकला, डू एंड डाई की उसने हमने फाइट किया और बच गए। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, ये चीज बताया जाता है। लेकिन अगर, तो ये यानी कि इस चक्र की जागृति से क्या होता है, इस चक्र पे ध्यान लगाने से, इस चक्र के जागरण होने से पाचन संबंधित रोग दूर होते हैं, मधुमेह संबंधित रोग दूर होते हैं। अब कैसे होगा, इस अंग में ऊर्जा का विस्तार कैसे होगा, एक तो हमें मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र लगाते कि नहीं लगाते, ये चीज होता है मणिपुर चक्र, मणिपुर बंद, सॉरी उद्यान बंद। ठीक है, तो ये चीज आप देखते हो कि भूख भड़क जाती है, जिनको भूख नहीं लगती तो मणिपुर चक्र की जागृति करें, मणिपुर चक्र के ऑर्गन से रिलेटेड काम करें, ताकि इस अंग में एनर्जी का प्रसार हो। तो क्या होगा, जब हमारा जब प्रचार प्रसार होगा तो अग्नि बढ़ेगी, तो क्या होगा, पाचन, भूख लगेगी, भूख लगने से खाना खाएंगे, खाने का पाचन भी सरलता से होगा। जब पाचन सरलता से होगा तो मल त्याग भी सरलता से होगा। तो ये शारीरिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ क्या बताते हैं कि जब हम और क्रिया के द्वारा, जैसे मैंने कहा प्राणायाम में हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हुए मूल बंद लगा रहे हैं और उसके बाद जलंधर बंद लगा रहे हैं, तो प्राण और पान के संयोग कहाँ होता है, हमारा नाभि में होता है। तो प्राण और पान के संयोग होने से क्या होता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, ये सेंटर ऑफ एनर्जी माना गया है। तो यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
सेंटर फॉर एनर्जी, एनर्जी का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि एक बार आध्यात्मिक ब्लॉक में ये सेंटर ऑफ एनर्जी है, अगर एक बार शक्ति जागृत होके यहाँ तक आ जाए तो वो नीचे की तरफ नहीं जाती, धीरे धीरे प्रयास करने के बाद वो धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ ही जाती है, यानी कि वो अधोगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी ही होती है। तो क्लियर इतनी बात क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? शारीरिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ। यस मैम। तो आज के लिए छोड़ दो, मुझे लगता है सब थोड़ा नींद के झोंके में चल रहे हैं, कुछ चीज ऐसी होती है ना नींद भी लाती है। चलिए पूछिए, कुछ पूछना है तो। बाकी इसके जो डायग्राम वगैरह मैं कल वो कर दूंगी, क्लिक करके भेज दूंगी। हाँ जी मैम जो ये मणिपुर चक्र में जो आध्यात्मिक लाभ है वो सेंटर ऑफ द एनर्जी है, हाँ जी, और इसके अलावा और क्या? ऐसा कहता है एक बार शक्ति जागृत होकर यहाँ आ गई तो हाँ। नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ना स्वादिष्टान में जाएगी ना मूलाधार में, फिर तो फिर प्रयास करते ही रहना है, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अब जी ये नहीं कि तो आगे छोड़ ऊपर भी तो बढ़ाना है। मतलब हाँ। ये है कि ये इधर जो है ये नीचे फ्लो नहीं करेगी, फिर ऊपर ही जाएगी। हाँ, तो जी, रोकना भी तो हाँ। नहीं है, क्योंकि अग्नि का केंद्र है ये, जी। अग्नि का केंद्र है, और वहां इतनी अग्नि रख के रखोगे तो क्या होगा, शरीर भस्म हो जाएगा। हम्म। वही तो है, जी शरीर जी। भस्म हो जाएगा। तो ये चीज होती है। तो ठीक। कई बार क्या होता है कि देखिए, आप देखते होंगे ना, अगर आपने वो क्या होगा कपालभाति के स्ट्रोक मारे हैं या उद्यान बंद किया है, ठीक है, जी अग्निसार क्रिया की है, तो क्योंकि नाभि का जी एरिया एक्टिवेट होता है, आप देखते हैं ना अग्नि बढ़ जाती है तो पसीना आने लगता है, जी 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 जी। गर्मी आने लगता है। हाँ क्यों? कि जी। आप गर्मी को वो कर रहे हो। तो इस तरह अग्नि, ये चक्र है क्या है, मणिपुर चक्र है, इसका तत्व क्या, अग्नि है, अग्नि को रिप्रेजेंट जी। कर रही है ना। तो अग्नि की तन्मात्रा क्या होती है, आपका रूप कौन ज्ञान कराता है, आंख, और कर्मेंद्रियां पैर। तो ये चीज है, जी इसलिए इसको फिर ऊपर बढ़ाना है, यही नहीं रखना है। अगर यही मैम, रखना है, अगर इसका शारीरिक लाभ क्या है, अगर मतलब अगर ये जठराग्नि में, जठराग्नि खाने से जिनको भूख नहीं लगती ना, वे खाने से आधे घंटे पहले इस चक्र से संबंधित ऑर्गन को एक्टिवेट करें। ठीक है, तो क्या होगा, भूख लगेगी, आधे घंटे पहले का करेंगे तो भूख लगने लगेगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, खाना खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। जी ठीक है, जी तो जी ये चीज जी मैंने बता रखा है। जी क्लियर? ठीक है। उस तरह से अगर आप खाने से आधे घंटे पहले अगर आपका ब्लड, लेकिन अग्नि का है तो आपको ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि अगर ज्यादा करोगे तो अग्नि और और ज्यादा प्रदीप हो, शरीर का ताप बहुत बढ़ेगा, तो यानी कि ब्लड बढ़े, प्रेशर बढ़ बढ़ेगा। तो जाए। ये देखना है। देखिए, समझने में और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए अब हम कई चीजों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम व्यक्ति को देखते हुए कराते हैं। तो जिनको अस्थमेटिक पेशेंट होता है तो उनको अगर हम जैसे कपालभाति के स्ट्रोक लगवाते हैं या अग्निसार क्रिया करवाते हैं और इनटेक ऑफ वाटर प्रॉपर पूरे दिन में करवाते हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे कफ में मेल्ट होता है, पानी के साथ डाइल्यूट होता है, सरलता से बाहर आता है, पाचन अच्छा होता है। लेकिन हाई जी ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये क्रिया नहीं कराई जाती ज्यादा, जी क्योंकि टर्म एंड जी कंडीशन सबकी अलग होती है। उसके हिसाब से मैं कहूंगी, बिल्कुल नहीं कराई जाती मैं ये भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के जी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से कितना कराया जाता है वो देखा जाता है। क्लियर? जी। तो ये चीज थैंक समझ यू आ रही, मैम, क्योंकि मैंने थैंक कहा यू। अग्नि का एरिया, तो नाभि का एरिया अग्नि का वो है। जी जी। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। कोई और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, कोई पूछने वाले हैं? कोई किसी को मैम पूछना है? मैम रूप आपने अग्नि को बोला और कर्म इंद्रियां बोली आपने, सिर्फ पैर को, वो हाथ भी तो होते हैं ना कर्म इंद्रियां। वो आपकी वायु की होती है। जब ठंड लगती है तो क्या करते हो? जब बहुत ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? रजाई लेते हैं। अबे रजाई लगे, अच्छा कॉलेज अच्छा, जाके रब तो रजाई लगी। नहीं, रब करेंगे रब। एग्जैक्टली, तो वो वायु तत्व की होती है। हम कहते हैं ना, आंख के अच्छा। अंदर अगर ऊपर देख के चलोगे, धड़ाम से गिर जाओगे ना, गड्ढा आएगा। अच्छा, वो पैर की। ये अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है ठीक एग्जाम्पल है याद करने के, ये नहीं कि है। यही ओ है, एग्जाम्पल है याद करने के लिए। मैम लेकिन अच्छे है मैम एग्जाम्पल। हाँ, बस इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समझने के लिए उसको कहीं वो नहीं है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए और ओके, कुछ? थैंक यू मैम। आज के लिए नो इतना है। मैम, थैंक यू मैम। चलिए, यस मैम, थैंक यू मैम। और किसी को ओके, कुछ थैंक पूछना यू है? मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। एक क्वेश्चन था हाँ जी, पूछिए। मैम, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ये करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल शुगर पेशेंट को खाने से आधा घंटा पहले जैसे डीप ब्रीथिंग, सांस भरते पेट फुलाना, सांस छोड़ते आराम आराम से नाभि पीठ की तरफ, तो पेट फुलाने और दबाने से क्या होगा, पेनक्रियाज भी दबेगी, फैलेगी, तो बीटा से हमारी जो मूवमेंट क्या होता है, लूज हो जाते हैं ना, इनएक्टिव हो जाते हैं ऑर्गन। तो जब फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, पेनक्रियाज भी एक्टिव होगी। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जो फैलता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है।
कमजोरी क्यों आती है? वो निष्क्रिय है, ना तो फैल रहा है तो बहुत कम फैल रहा है, सिकुड़ रहा है तो बहुत ज्यादा कम कॉन्टैक्ट में हो रहा है। इस क्रिया से फैलना सिकुड़ना एकदम रिदमिक हो जाता है, तो जिससे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट होगी, पेनक्रियाज की बीटा सेल एक्टिव होगी, इंसुलिन तुरंत बनेगा। करके देखिएगा, आप खाने से आधे घंटे पहले अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल है तो आप 10 स्टॉक का 1 राउंड तो कपालभाति करिए और अंतःकुंभक में अग्निसार करिए, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे पानी वानी कुछ भी पीना, करने से 15 मिनट पहले पानी वानी पी लीजिए, फिर ठीक है। फिर आप ये क्रिया करिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यही मैम फिर आप देखिए, अंतःकुंभक में अग्निसार या बाह्य कुंभक में अग्निसार? अग्निसार हम किस में करेंगे? ताड़ागी मुद्रा उड्डयन बंद में। ताड़ागी मुद्रा किस में होती है विद्या रानी जी? हाँ जी, हाँ, बस। अंतःकुंभक में। ताड़ागी मुद्रा किस में होती है? अंतःकुंभक में। अग्निसार किस में होगी? अग्निसार तो हम बाह्य कुंभक में करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मुझे पता था आंसर आपके पास है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा मैं एक चीज पूछती हूँ तो आपको आंसर पता ही है, तो समझ ले अग्निसार आप होता है। बोले अभी अंतःकुंभक में अग्निसार करेंगे, इसलिए मैंने पूछा अंतःकुंभक में करेंगे या बाह्य कुंभक में? नहीं, बहिर्कुंभक में अग्निसार, ठीक है ना। जैसे हाँ, मुझे पता है, आपने बताया है। अगर कुछ भी ना हो तो पेट आगे पीछे करते रहिए, बिल्कुल जैसे पंखे को झलते हैं तो पेट आगे पीछे करते रहिए, आप देखेंगे तुरंत आपको जब आधे घंटे बाद खाना खाएंगे तो भूख अच्छी लगेगी। और खाने से पहले एक नियम होता है कि खाना जब खाने बैठेंगे सबसे पहले हमें मीठा खाना चाहिए, फिर पूरी पराठे खाने चाहिए, खाने के बाद मीठा हो जाए। दिस इज अ मेन कॉज ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक होने का पहला कारण ही यही है कि खाना जब खा लेते हो, जब अग्नि धीरे धीरे मंद होती है तब आप मीठा खाते हो, और मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ज्यादा आग की जरूरत होती है। तो इसलिए जब आग भड़की हुई हो, भूख तेज हो, तो मीठा खाना चाहिए, समझे? तो ये करिए। लेकिन मैंने ये कहा इसका मतलब नहीं आप बहुत ज्यादा मीठा खाने ले जाओ, कम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप देखिए तो आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और खाने के 1.5 घंटे बाद देखो पेट आगे पीछे करते रहिए, इनहेल एक्सहेल रिदमिकली करिए, तो आप देखेंगे आपका जो शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में आएगा, समझे? जो ब्रीथिंग टेक्निक जिनकी सही होती है ना, तो उनका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है, ठीक है, सही है, क्लियर। इस तरह से षटकर्म में आप दंड करिए, धोती करिए, उसका भी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो आज के लिए इतना, लिव द क्लास, क्योंकि पता है ये सब्जेक्ट अगर ज्यादा पढ़ाऊंगी आपको बोरियत आ जाएगी, मैं तो आज ही निपटा दूं। धन्यवाद मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक Thank you. यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।